अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वफाकी काबीना में दो नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। शिबली फराज जो अभी हाल ही में सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी हल्फ लिया और मोर इम्पॉर्टेंटली शौकत तरीन साहब, उन्होंने भी वज़ीर ख़जाना की हैसियत से हल्फ उठा लिया है और तमाम नज़रें शौकत तरीन पर हैं, क्योंकि अब इनकी डिलीवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिलीवरी से ये बिल्कुल जुड़ गए हैं और मुंसलिक हैं। ये चौथे वज़ीर ख़जाना हैं जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में आए हैं और शौकत तरीन साहब की भी ये सेकंड इनिंग्स है। इससे पहले 2010 तक वो वज़ीर ख़जाना थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और अब यहाँ पे आए हैं और ग्रोथ का जो मंत्रा है वो लेकर आए हैं। देखना है कि इकॉनमी में किस हद तक वो डिलीवर कर सकेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आज फवाद चौधरी साहब भी आए और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा और मामलात वहाँ पे भी अब तेज़ होते जा रहे हैं। और एक और मामला जो कि अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो है जहांगीर खान तरीन साहब का। आज भी वो गए, उनके पास उनके घर पे राइशगाह पे मुलाकात हुई और 30 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे मौजूद थे। पंजाब असम्बली के जो MPs हैं उनकी बड़ी तादाद थी और राजा रियाज साहब का यहाँ पे कहना था कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुल्क में कोविड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और जो 100 से ज़्यादा है मुसलसल 4-5 दिन से ये आ रहे हैं। एहतियात करें और इसके अलावा कोई हमारे पास चाराकार नहीं है। एक अच्छी खबर ये है कि 21 अप्रैल से 5 साल से जो 60 साल के दरमियान लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही हैं। ये तमाम उमूर है जिन पर आज के इनसाइट में हम गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा इज़हारुल हसन, MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, उनसे कुछ बातचीत होगी। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अमजद नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, MNA भी हैं, और प्रोग्राम के आखिर में कुछ क्रिकेट की बात होगी और माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा इज़हारुल हसन से। मुझे भी ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, मैं सिंध की भी बात करूंगा, कराची की भी बात करूंगा, वज़ीर आज़म आए, कुछ ऐलानात भी किए, लेकिन इससे पहले क्योंकि आप इत्तेहादी भी हैं और मरकज़ में तब्दीलियां हो रही हैं, अब वहाँ पे वजारतों के कलमदान बदल रहे हैं और ख़ासकर वज़ीर ख़जाना जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मईशत और इकॉनमी के चैलेंजेस हैं, लोगों की मुश्किलात भी हैं। तो शौकत तरीन साहब की वापसी हुई है, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी थे। तो आप लोग जो हैं इत्तेहादी हैं, ये इस तरह की तब्दीलियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर PTI फर्स्ट टाइम इतने बड़े पोर्टफोलियो और इतने बड़े डोमेन के साथ ज़ाहिर मुल्क पे उसकी हुकूमत आई है। मैं समझता हूँ PTI की कारकर्दगी से ज्यादा अवाम को जो उनके दावे थे, अवाम उससे परेशान है क्योंकि दावे ज़ाहिर बहुत ज्यादा थे। और हम ये भी समझते हैं क्योंकि हम एक तजुर्बेकार पुरानी जमात हैं और हम ये समझते हैं कि PTI की जो टीम है वो बिल्कुल नई और बिल्कुल फ्रेश टीम है, जिससे पहले कभी एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी या मुल्क के नज़्म व नस्क का एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो ये टीमिंग प्रॉब्लम तो थे, लेकिन खास तौर पे जो वजीर खजाना वाली आपने बात फरमाई है, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हुई है और इमरान खान साहब और उनकी टीम को इस एनालिसिस को पहले करना चाहिए था और बहुत सोच समझ के उस इंडिकेटर्स पे काम करना चाहिए था, ताकि ये बार बार जो आपके वजीर खजाना तब्दील करने का अमल है और जो इस वक्त मुल्क में एक माशी अदम इस्तेकाम है, उससे नबरदाजमा हो सकते। अच्छा ख्वाजा साहब, अब तो ये है कि शौकत तरीन साहब आ गए हैं, जिम्मेदारियाँ भी उनकी हैं। अब एक और मसला जो होगा वो है कि इनको दोबारा से इलेक्ट करना। अब सेनेट की सूरत हाल सिंध में तो हमने देख ली है कि सिंध तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। पंजाब में क्या, जिस तरह जहांगीर तरीन का ग्रुप अलहदा नाराज़ है, वहाँ से सेनेटर इनको बनाएंगे। अब कहाँ से, क्योंकि इस्लामाबाद वाला गिरानी साहब का एक्सपेरिमेंट तो हमारे सामने है। अब एक और जो चैलेंज होगा, इनको इलेक्ट करना होगा 6 माह के अंदर अंदर, तो वो कैसे होगा? दोनों ऑप्शन है। देखिए उसमें अब ये तो इमरान खान साहब है, या तो किसी MNA को विड्रॉ करवा के बहैसियत MNA उनको जरूरी थोड़ी कि सिर्फ सेनेट पे ही मुंतखब करा कर उन्हें आप सेनेटर या पोर्टफोलियो दे सकें। आपके पास MNA का भी ऑप्शन है। और तो मेरा ख्याल है कि PTI की इंटरनल कैबिनेट इसको गौर करे। माजी में भी ऐसे हो चुका है कि वॉलंटरली MNAs विड्रॉ हुए हैं और मुल्क के लिए अगर कोई बेहतर ओहदेदार है तो उसे इलेक्ट कराया जा सकता है। लेकिन बहरहाल दिस इज आई थिंक नॉन इतना
मतलब टेक्निकल इशू नहीं है, इट्स क्योंकि सर हफीज शेख वाला तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया ना, जाके बैकफायर किया। इससे पहले शौकत अजीज़ का भी आपने जो हवाला दिया था उसमें भी है कि उनको भी जताया गया था, वो MNA बने थे। अब शौकत तरीन साहब का भी है कि एक सोड हैंग कर रही होती है ऊपर, वो चीज़ भी होती है। अब बात मैं करता हूँ, कोई जो वज़ीर आज़म आए, कहते हैं पंजाब की वजह से सिंध पे मैं फोकस नहीं कर सका। अब उन्होंने दौरा किया सिंध का, ऐलानात भी किए, पैकेजेस भी अनाउंस किए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सिंध में, गवर्नमेंट है उसकी, वो तो कहती है कि खाली ऐलानात होते हैं, अमल कुछ नहीं होता। तो आप लोग इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर बात है, कराची की भी आपकी रिप्रेजेंटेशन, जमात भी है हैदराबाद में भी। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो ऐलानात हैं इनमें पैकेज को अमल होगा, उसको कोई फ़ायदा होगा आप लोगों को? देखिए, मैं यही एक बात जरूर कहना चाहूँ कि हम PTI के साथ, पीपल्स पार्टी और PMLN के 3 बार इत्तेहादी रहे हैं और हमें बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है उनके साथ इत्तेहादी होने का भी। और हमें ये बात मालूम थी जब MKIM के ऊपर हमारे PTI के दोस्त ये उंगलियां उठाते थे कि आप असेंबलियों में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम यही बात उन्हें समझाते थे कि असेंबलियों में बैठना और हुकूमत में बैठना ये तो मुख्तलिफ अलग चीजें हैं। आज असेंबलियों में पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में अक्सरियत है, लेकिन शायद कारकर्दगी हमारे अदवार से कहीं ज्यादा बदतरीन है। तो हुकूमत में इस वक्त PTI फेडरल गवर्नमेंट में, तो या तो हम सिंध हुकूमत से इलाक करते या फेडरल गवर्नमेंट से इलाक करते। और फेडरल गवर्नमेंट के इलाक से पहले, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हो, असद उमर साहब हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, परवेज खटक साहब हो, इन सब ने बशमूल गवर्नर सिंध हमारे MOU को तस्लीम किया और कहा कि हम ये करवाएंगे। अब सूबाई हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की आपस में वर्किंग रिलेशनशिप ना हो, या फेडरल गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं उनको ये नहीं पता हो कि लोकल गवर्नमेंट को किस तरीके से वो नेशनल फाइनेंस कमीशन और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत करें, तो ये तो फिर हमारे लिए भी बड़ा अफसोसनाक बात है जो 3 साल हमें गुजर गए इत्तेहादी की हैसियत से। लेकिन उमूमी तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सिंध में तरक्की की राह में पीपल्स पार्टी खुद भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसा अगर ना होता तो शायद आज लाड़काना, दादू और खैरपुर की सूरत हाल लाहौर और कराची से कहीं गुना आगे निकल चुकी होती, मजीद बदतरीन ना होती। तो PTI के रास्ते में एक 18वीं तरमीम की सूरत में एक बहुत बड़ा हथियार पीपल्स पार्टी के पास है, जिसका हल निकालने में PTI को मुश्किलात आ रही हैं और हमारी भी वो उतनी तवज्जो से मशावरत सुन नहीं रहे। अगर वो सुन लें तो शायद हम उन्हें बता सकें कि पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी का हल क्या है। अच्छा चलें, अब ये तो आप लोगों के वर्किंग रिलेशनशिप पे भी बात आती है, लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो है मरदमशुमारी। सेंसस के हवाले से MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब ये हुआ है कि अब नई मरदमशुमारी वक्त से पहले होगी, लेकिन जो अभी वाला जो डेटा है, अब इस पर ही फैसले अगर की जाएगी, इसी पे सारी प्लानिंग होगी, तो वो किस हद तक दुरुस्त होगी प्लानिंग। और फिर बल्दियाती इंतखाबात कि जब तक ये लोएस्ट लेवल पे नहीं आती, मामलात नहीं होते, तो मामलात हल कैसे होंगे? इन दोनों इशूज़ पे ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मरदमशुमारी तो CCI ने तस्लीम कर ली है, मरदमशुमारी तो तस्लीम की जा चुकी है। मुराद अली शाह साहब ने इख्तिलाफी नोट लिखने के बावजूद बाहर मरदमशुमारी को तो तस्लीम किए और हमारे पास ऑप्शन क्या था? चारों सूबाई वज़रा आला के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जो 5% वाली सैम्पलिंग थी वो अब हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो 2016-17 की बात थी और अब 2021 में हम लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात इसी सेंसस के ऊपर जो डिलिमिटेशन होगी उसी के ऊपर होंगे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है MQM की काविशों के साथ, और PTI की भी इसमें बहुत इनपुट है, कि अगली मरदमशुमारी के लिए आपको 10 साल इंतजार नहीं करना, बल्कि 2023 में अगली मरदमशुमारी हो जाएगी, जिसका बजट 2022 पर रखा जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे 2-3 चीज़ों में बड़ा एतराज़ है। एक तो ये कि इलेक्शंस पे हर कोई एतराज़ करता है, लेकिन जब उसके रिफॉर्म्स की बात आती है, चीज़ें होती हैं, वो कुछ नहीं होता। तो अगले इलेक्शन जो होते हैं वो उसी तरह होते हैं जिस तरह पिछले इलेक्शन हो। अब मरदमशुमारी में भी सबको एतराज़ है, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आ रही कि कहाँ पर गलती हुई। अगली मरदमशुमारी होगी, उस पर फिर यही बातें होंगी। इसको कैसे, इसका तदारुक कैसे किया जाए? देखिए, इसका तदारुक भी खुशकिस्मती से MQM के पास ही था। MQM ने दौरान मरदमशुमारी सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर लिया था, और अभी 1 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो CCI को डायरेक्शन दी, ये उसका नतीजा है कि आपने वो मरदमशुमारी CCI ने एक्सेप्ट की। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस हमारा चल रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से वो सारी मोडालिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, वो सब की सब हम चाहते हैं कि वो जजमेंट में हमें हासिल हो, ताकि हुकूमत उस पर अमल दरामद कराए
और सूबे भी 18वीं तरमीम की आड़ में वफाकी हुकूमत को आंख ना दिखा सकें। इंशाल्लाह इसका हल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ आ जाए। अच्छा, अब एक कराची में एक इंतखाबात भी हो रहे हैं, जो फैसल वाडा की सीट थी NA 249 की, अब वहाँ पे यानी आप कराची में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? ये एक तरह से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रेफरेंडम होगा या इसको कोई ज़्यादा मानी नहीं देने चाहिए? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल भी हैं वहाँ पे, PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, फिर यहाँ पे इन्होंने टिकट दिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने कैंडिडेट को, तो वहाँ पे आपको क्या लग रहा है NA 249 में क्या होगा, कौन फेवरेट है? देखिए, फैसल वाडा साहब बहरहाल इत्तेफाकिया या हादसाती तौर पे बहरहाल वहाँ से मुंतखब हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो मुकाबला है मैं समझता हूँ वो PMLN और MQM के दरमियान होगा और ये काफी क्लोज कॉल होगी, क्योंकि PTI के जो उम्मीदवार हैं वो गैर मारूफ हैं, उनकी मेरे ख्याल है समाजी बहुत बड़ी खिदमात वहाँ पे नहीं है। तो उम्मीद तो हमें यह है कि MQM इसमें क्लोज कॉल के साथ फतहमंद साबित होगी, क्योंकि जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल साहब एक अच्छे कैंडिडेट ज़रूर हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो आपने अब बात की कि PTI साइड पे होगी, MQM सामने आएगी, अब मुझे ये बताएं कि अगली दफ़ा कराची में होगा क्या कि ये तीनों जमातें आपस में मुकाबला करेंगी, PTI वर्सेस MQM, और जब आप दोनों आपस में खड़े होंगे तो फ़ायदा किसी तीसरे को नहीं हो जाएगा? लेकिन कराची का मसला सिर्फ यही है कि कराची में अगर MQM बाइकआउट भी कर दे ना तो कराची में काम कोई नहीं करवाता। ये हम तजुर्बा कर चुके हैं, 93 के बाइकआउट में भी हम देख चुके हैं, हम 2001 में भी देख चुके हैं। हमारा मसला है कि हम इस शहर के बेटे हैं, शहर के नुमाइंदे हैं। अब अगर आप पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदे लाके यहाँ खड़ा कर दें, या आप लाड़काना से शहर को कंट्रोल करना चाहें, या लाहौर से कंट्रोल करना चाहें, या पेशावर से, या इस्लामाबाद से, तो ये शहर ना पहले कभी कंट्रोल हुआ है जब ये शहर कैपिटल था, तब भी इसका हाल यही था। तो हमारा मसला ये कि कराची के लोग कराची के लोगों को ही वोट देंगे और कराची के लोगों का ही हल, कराची के मसाइल का हल कराची के लोगों के पास है। तो हम समझते हैं आने वाले इंतखाबात में अगर RTS सिस्टम हमारा उसका जनरेटर सही काम करता रहा तो यानी फॉर्म 45 कि यहाँ पे चले। अब इस पे एक दफ़ा फिर वही है कि देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगी सारी सूरत हाल। ख्वाजा साहब बहुत टाइम का हमारे साथ मौजूद थे, ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अमजद खान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मियाँ वाली से ताल्लुक़ है और इनका हल्का इमरान खान के हल्के के बिल्कुल साथ ही है। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू ब्रदर। न्याजी साहब, अब आपकी जो कैबिनेट है एक दफ़ा फिर रीशफल हुई है। हम तो आपका इंतज़ार करते हैं कि आप ही आ जाएं, लेकिन आप मेरे ख्याल है बाकी कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो मुझे बताएं कि अब ये जो कैबिनेट की जो रीशफलिंग है, जो आम लोग हैं, जो हल्के के लोग हैं, जो आपसे बात करते हैं, उनको आप लोग क्या बताते हैं कि क्यों इतनी कैबिनेट बार बार चेंज हो रही है? बात यह है कि हल्के के जितने भी लोग हैं उन्हें इमरान खान पे एतमाद है और इमरान खान बेहतर समझता है कि वो किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पे उसने खिलाना है। तो ये कप्तान का इस्तेहकाक है और वो बेहतर समझता है, तो इससे कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से ये ही सब MNAs जो हैं उनकी परफॉर्मेंस होगी ना। अब ये कलेक्टिव होगी ना, कलेक्टिव विजडम के तहत ही गवर्नमेंटें चलती है। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि कौन मिनिस्टर है कौन नहीं है। बात असल ये है कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की अवाम के साथ जो कुछ हुआ जो कई दहाइयों से, तो उसका अजाला किया जा सके ताकि ये लोग अपने जो हमारी इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी हो सके और पाकिस्तान तरक्की करे। अमजद भाई, ये आपने जो इकोनॉमी का हवाला दिया, तो इकोनॉमी में भी एक नया चेहरा सामने आया, शौकत तरीन साहब आए हैं, इनको वजीर ख़जाना बनाया गया। इनसे कितनी उम्मीदें हैं आपको एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? क्योंकि हफीज शेख के हवाले से था, आप देखिए तजर्बाकार आदमी है, लिहाजा जो जिसका उसका एक्सपीरियंस जो है, तो उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो चार्जशीट किया था आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस को, हफीज शेख की परफॉर्मेंस से भी उतने खुश नहीं थे,
तो हफीज़ शेख से तो मेंबर्स भी कुछ खुश नहीं थे, वो कहते थे कि मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते, डिफेंड नहीं करते। तो ये शौकत तरीन कितना डिफिकल्ट हो गए। टेक्नोक्रेट्स थे, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोक्रेट्स जो है उसकी जो प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं, पॉलिटिशियन की प्रायोरिटीज कुछ, जो उसका फोकस था में भी किसी के कुछ जाती मसाइल हो, लेकिन हमें मैं जो जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें अगर वो गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है तो फिर हमारा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जाती हमारे मफादात तो है नहीं। हमारा इज्तिमाई मफाद अगर बेहतर हो रहा है, उसमें पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे की तरफ जा रही है, तो फिर बाकी पैटी इश्यूज रह जाते हैं। अच्छा, लेकिन आपने जो आर्गूमेंट दिया कि टेक्नोक्रेट थे हफीज़ शेख साहब, तो शौकत तरीन साहब भी टेक्नोक्रेट हैं। दूसरा ये है कि अब इनको दोबारा इलेक्ट करवाना होगा सेनेट से, या फिर कौमी असम्बली में अगर डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं वो तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अब सेनेट में तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटजाइज करेगी, क्योंकि इस्लामाबाद से तो तजुर्बा अच्छा नहीं था नेशनल असम्बली का। तो अब इनको पंजाब से सेनेटर लेकर आएंगे या KP से लेकर आएंगे, उसके लिए क्या हिकमत अमली है? देखिए, खान साहब और खान साहब का थिंक टैंक इसके ऊपर बैठेगा, पार्टी बैठेगी और उस पर बेहतर फैसला करेंगे, और इंशाल्लाह वो फैसला होगा जो पार्टी के लिए, गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए बेहतर होगा, वो इंशाल्लाह वही होगा। अच्छा, अब तरीन साहब की बात कर रहे थे, शौकत तरीन की, तो एक और तरीन साहब का भी बात ना करें तो बनता नहीं है, और वो है जहांगीर खान तरीन। जहांगीर खान तरीन इमरान खान के बहुत करीब थे, शुगर का स्कैंडल आया, उसके बाद फिर दूरियां बढ़ती रहीं और अब मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अब उनके साथ भी कुछ लोग हैं जो कि हैं मेंबर्स भी हैं, MPs भी हैं, MNS भी हैं, और 30+ की तादाद कही जाती है। उधर से भी काफ़ी चैलेंज आ रहा है इंटरनली। तो इसके लिए क्या आप लोग क्या मशवरा दे रहे हैं? क्या कोई रिप्रोशमा करवा रहे हैं, दोस्ती करवा रहे हैं, बैठेंगे ताकि सारे मामला हल हों, क्योंकि तो अंदर से एक खतरा है। देखिए, हमारे लिए सारे MNS भी मोहतरम हैं, सब मोहतरम हैं। देखिए, खान साहब का जो डे 1 से और आज से नहीं 22 साल की उनकी जो जदोजहद है, वो एक ही बात पे है और जिसके ऊपर उनका पूरा ध्यान भी है। वो समझते हैं कि एहतसाब होना चाहिए बिला तफरीक। अगर आपको याद हो कि काफी अर्सा पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिया, उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान भी काबिल एहतसाब है तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए, कोई भी हो। उन्होंने कहा था कि कोई भी हो, तो एहतसाब से के बगैर ये मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बका इसी में है कि हम एहतसाब के अमल से गुजरें। अगर वो उससे शफाफ निकलते हैं, देखें हमारा कोई इख्तलाफ, हमारे तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन असल चीज है कि इस मुल्क के अंदर जो एक निज़ाम है, जो हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर 2 निज़ाम का खात्मा हो और एक निज़ाम आए, जो ब्राह्मण सिस्टम है, ब्राह्मण सिस्टम जो है उसका इमरान खान कायल नहीं है, बल्कि इमरान खान कायल है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान रियासत और रियासती इदारे मजबूत होने चाहिए। अच्छा, एक और जो इशू अभी हालिया दिनों में आया वो फिर इसमें यही है कि इमरान खान साहब का भी आज एक बयान आया है कि जिस तरह होलोकॉस्ट के लिए यूरोप ने कानून साजी है, इस पे आपकी पाबंदी है, इसी तरह तौहीन रसालत के लिए भी एक पाबंदी लगाई जाए कि कोई इसका पाबंद ना हो और जो भी करे उसको मना किया जाए। तो इस हवाले से अभी मामला कौमी असम्बली में भी है, कल भी तकारीर हुई, अभी आप भी मेंबर है कौमी असम्बली के, जाएंगे बात करेंगे। तो इसके लिए क्या एक अच्छा जवाब होना चाहिए और कैसे हम वेस्ट को समझाएं कि ये मामला हमारे लिए इंतहाई हसास है? देखिए, बड़ा एक सेंसिटिव आपने बात की। देखिए, हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमारी आल, हमारी औलाद, हमारा जान, हमारे माल जब तक कुर्बान ना हो, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और जिंदगी का हासिल क्या है? ईमान। जिंदगी का हासिल क्या है? अल्लाह। जिंदगी का हासिल क्या है? इत्तबाए रसूल। तो बात यह है कि ये बात वेस्ट के दिमाग में जो खन्नास भरा है, मैं खन्नास कहूँगा, और जो शैतानियत कुछ लोगों में भरी है, मैं अवाम उन्नास की बात नहीं कहूँ, चंद जो खवास हैं उनके। देखिए, अवाम और खवास में बड़ा फर्क होता है। तो बात यह है कि चंद जो खास या खवास लोग हैं उनके जो उनमें जो शैतानियत, जो खन्नास भरा है, अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनको हिदायत दे। देखिए, उनके इस नापाक अमल से हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में फिर खास तौर पे, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है, तो इसके अंदर जितने भी बसने वाले लोग हैं
उनके दिल दुखते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि देखिए हमारा जब सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तो फिर इससे तो दूसरी बुराई ही या बात ही नहीं हो सकती। तो ये बात उनके अकल से, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अकल दे और इस जो उनके दिमागों में जो शैतानियत भरी हुई है इससे निजात दे, क्योंकि उनके इस अमल से, इस अवामिल से पूरे मैं आलम इस्लाम में और पाकिस्तान में जो गम और गुस्से की लहर दौड़ती है उससे बेपनाह नुकसानात होते हैं। उससे हम जिस करब से गुजरते हैं, जिस दुख से गुजरते हैं, तो यकीनन इसके लिए कुछ जो कवानीन है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कवानीन होने चाहिए। और सबसे पहले तो मैं अहले इस्लाम OIC को भी ये कहना चाहूँगा जो सत्तू पी के सो गई है, उनको भी ये कहूँगा कि वो उठे और अपने ये डर जो खौफ है ना, जो बाहर, उससे बाहर आके ऐसे कवानीन OIC में लेके आने चाहिए, UN के अंदर आने UN के चाहिए, लेवल पे भी करके, ताकि इस चीज को एक दफा वंस एंड फॉर ऑल हम लोग खत्म करवाएं। और इसको होना चाहिए। जी, अमजद नियाजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपके टाइम का हमारे साथ मौजूद थे मेंबर कौमी असम्बली अमजद नियाजी साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक रोशन ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और अब प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। अभी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो अवे सीरीज़ थी, पहले वनडे जीती और उसके बाद T20 की सीरीज़ भी 3-1 से जीत ली है। अब पाकिस्तान की जो कामयाबियों का सफ़र है वो जारी है। इससे पहले जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी तो 2 टेस्ट मैचेस में हमने उनको शिकस्त दी थी और 2-0 से कामयाबी हासिल की थी। अब भूलना ये नहीं चाहिए कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, जब न्यूजीलैंड से वापस पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त कॉल थी इनको हटाने की। अब क्या सूरत हाल है? प्लस जनूबी अफ्रीका में भी हम देखें तो चंद प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, टीम एज अ होल नहीं खेली। अब इस पे भी कुछ सवालात हैं। वर्ल्ड T20 आ रहा है इंडिया में, स्पिन बॉलिंग हमारी कैसी है, इस पे भी सवालात उठ रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब, कौम तो बड़ी खुश है कि जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हमने जीती और आखिरी जो कल का T20 था जिस तरह हमने जीता, वो भी बड़ी बात है। लेकिन अब ये देखा जाए तो जो मुकाबिल टीम थी वो उनकी सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग टीम थी, और पाकिस्तान की भी जो टीम थी हमने अपनी फुल टीम खिलाई है। तो इस नताइज से हमें कितना खुश होना चाहिए? देखिए, इस लिहाज से तो खुशी है कि हमने अवे सीरीज जीती है और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मारना मजाक नहीं है। बल्कि जो पहला हमने वनडे इंटरनेशनल जीता तो साउथ अफ्रीका की फुल साइड थी, हमने 3 विकेट से उस मैच में कामयाबी हासिल की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर उठ रहा है कि टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एक इंटरनेशनल लीग के लिए, IPL के लिए उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को रिलीज कर दिया। तो यहाँ जो नेशनल ड्यूटी का मसला आ रहा है, तो क्या पैसा इतना अहम है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो अपने प्लेयरों को रिलीज कर रही हैं और यहाँ दूसरे दर्जे की टीम खेल रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम का क्रेडिट है। मैं कहूंगा कि हमने दोनों सीरीज जीती, वनडे सीरीज 2-1 जीती, ये 3-1 जीती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जीत है वो बहुत सारी खामियों को कारपेट के नीचे दबा देती है। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि इस पूरी सीरीज में हमारी जो कामयाबियां थी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान के गिर्द घूमते रही, और थोड़ा बहुत अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, नहीं इमामुल हक वनडे में यहाँ फहीम अशरफ का थोड़ा बहुत रोल है। लेकिन बाकी 6-7 प्लेयर जो थे वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के जॉय रेडर की हैसियत से खेल रहे थे। लेकिन एक और जो आपने स्पिन बॉलिंग का सवाल पूछा, पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग छोड़े, हमारी जो फवाद साहब लेगेसी थी कि हमने जब 78-79 में इंडिया की टीम पाकिस्तान आई, जिसमें बेदी, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, प्रसन्ना, तो जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मुदस्सिर नजर, माजिद खान, इमरान खान, धज्जियां उड़वा दी इंडिया की स्पिन बॉलिंग की। आज पाकिस्तान के बैट्समैन स्पिन बॉलिंग पर स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा मेमोरी को रिकॉल करूं, गालिबन पहला वनडे था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का
साउथ अफ्रीका ने हिस्ट्री में पहली बार होम ग्राउंड पर 26 ओवर्स अपने स्पिनर्स को दिए, पाकिस्तान के उन्होंने 6 बैट्समैनों को आउट किया। तो हमारे बैट्समैन स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जिस तरह वीक है, और इस साल आपने जिस तरह फरमाया कि हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है और वो वर्ल्ड कप हमने इंडिया में खेलना है। बड़ी जहां साहब पर इस स्लो पे पिचेस मैं तफसील से आऊँगा, लेकिन मैं कोचिंग स्टाफ के बारे में सवाल करना चाहूँगा। मिसबाह उल हक है, खुद भी बैट्समैन है, हेड कोच हैं वकार यूनुस, अब बड़ा टाइम हो गया टीम के साथ। फिर यूनुस खान, द ग्रेट यूनुस खान हमारे बैटिंग कोच हैं, इनकी मौजूदगी में अगर हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है और हमें स्पिन बॉलिंग नहीं आती तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, कोचेस डेफिनेटली बता रहे होंगे। ये इसी तरह है कि मेरे पेरेंट्स अगर मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेज दें और मैं पढ़ना ही ना चाहूं, तो फिर मेरे पेरेंट्स का तो कसूर नहीं है ना यूनिवर्सिटी वालों का कसूर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको सारी मराहत तो दी हुई है, 5 स्टार लग्जरी में ये लोग रह रहे हैं, दुनिया के टॉप के कोचेस। आज यूनुस खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने पॉइंट रेस किया। एक तो यूनुस खान ने कहा कि मैं इस चीज को नहीं मानता कि PSL की 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस पर आप किसी को पाकिस्तान टीम में खिला दें। वो हैदर अली की बात कर रहे थे, जिस तरह फेहरिस्त बड़ी तवील है, इसमें फेहरिस्त बड़ी तवील है। दानिश अजीज भी जी, वो T20 जो क्रिकेट के दो मैचों की परफॉर्मेंस पे आया। तो यूनुस खान ने कहा कि बाज दफा हमारे हेड कोचेस और कप्तान जो हैं या सिलेक्टर्स, वो मीडिया के प्रेशर पर भी खिलाड़ी को टीम में डाल देते हैं। तो ये भी एक अलमिया है ना कि मीडिया के प्रेशर पर। अच्छा बड़ी साहब, अगर मीडिया के प्रेशर की अगर आप बात करें तो सिलेक्शन कमेटी पे तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। अब जब ये टीम जीत गई है तो अब मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से अब हम क्या करें? देखें, कल से अब तक मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। आप पहले आदमी है जो मोहम्मद वसीम का नाम ले रहे हैं। अभी तक तो मोहम्मद वसीम को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। या बाबर आजम का जिक्र हो रहा है, या मिसबाह उल हक का जिक्र हो रहा है, या यूनुस खान और वकार यूनुस का हो रहा है। लेकिन बहरहाल मोहम्मद वसीम को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे चेहरों को टीम में मौका दिया जिनको पास्ट में इग्नोर किया गया था। लेकिन मोहम्मद वसीम ने भी मामले को बहुत उलझा दिया है। बहुत सारे 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पर अब्दुल्ला शफीक टेस्ट टीम में आ गए, एक फर्स्ट क्लास मैच की परफॉर्मेंस पर। तो मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाजे ये नहीं है। यूनुस खान ने आज ये कहा कि किसी भी टीम को अगर पाकिस्तान किसी भी प्लेयर को अगर पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आना है तो उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अच्छा खासा रन हमें देना पड़ेगा। अगर वनडे या T20 टीम में आना है तो फिर उस लड़के को लिस्ट ए में परफॉर्म करना होगा। लेकिन यूनुस खान ने कहा कि 1-2 मैचों के परफॉर्मेंस पर जब हम पाकिस्तान टीम में लड़कों को डालेंगे तो फिर वही नताइज आएंगे जिस तरह। भट्टी साहब, जो डोमेस्टिक का अगर आपका जो टॉप परफॉर्मर था, हाईएस्ट रन स्कोरर, जिसने हिस्ट्री क्रिएट की, कामरान गुलाम, वो तो आपके 20 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं। फिर आपकी जो नाकाम तरीन ओपनिंग जोड़ी थी आबिद अली और इमरान भट्ट, उनको एक और एक्सटेंशन लाइफ लाइन मिल गई और शान मसूद ने परफॉर्म किया हुआ था, वो टीम में नहीं है। इमाद के तो हवाले से तो बहुत मीडिया ने, काफ़ी लोगों ने शोर भी मचाया था कि जी इमाद क्यों नहीं है टीम में। अब ये सारी चीज़ें अपनी एक तरफ। असद शफीक वो कहाँ पे हैं? 80 टेस्ट मैच के बाद आज असद शफीक को कोई नहीं पूछ रहा जी। और उसका नाम भी अब देखें, जिस तरह आपने कहा कि वो भी नहीं डिस्कस भी नहीं हो रहे, चीजें नहीं आ रही। अब नसीम शाह को आपने रॉ लेकर ले लिया जी, वो भी है जी। अब ये जो आपका मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, ये आपका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, ये कहाँ पे गायब है? ये पूरा, ये आप पिछले 5-6 मैचेस देखें, वनडे और T20, परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आई, आपको मिडिल ऑर्डर नजर ही नहीं आया। बिल्कुल, देखें कहीं नजर नहीं आया। वही जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस दी। आप देखें मोहम्मद हफीज भी इस सीरीज में नहीं चले। आसिफ अली के पास क्या गिदड़ सिंगी है। आज यूनुस खान ने कहा कि आसिफ अली के साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी 2019 में, उसकी बेटी का इंतकाल हो गया। चले, हमें हमदर्दी है आसिफ अली के साथ, वो ट्रेजेडी होगी, लेकिन 2019 के बाद हम 2021 में हैं। अगर हम हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीमें बनाएंगे। देखिए, एक बात तो फवाद साहब तय हो गई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पर ये नया डोमेस्टिक सिस्टम आया है जिसमें हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी। 2 साल में ना पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट हो रही है, ना अभी तक हमें समरात मिल रहे हैं। ये जो लड़के दानिश अजीज हुए या पहले से थे, ये इस अब्दुल्ला शफीक, नहीं, इनकी मतलब वो क्लास नहीं है। यूनुस खान ने ये कहा कि अगर किसी में भट्टी साहब, इन्होंने तो कहाँ खेला, डोमेस्टिक खेला ही नहीं। ये जो 5 टीमों में दोनों नहीं थे ना, दानिश था, दानिश भी सेकंड 11 में थे, और अब्दुल्ला शफीक का एक फर्स्ट क्लास मैच है।
T20 में दानिश था सिंध की फर्स्ट जी टीम में, फर्स्ट टीम में ठीक, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में नहीं था ना, फर्स्ट क्लास का इन्होंने फर्स्ट नहीं, क्लास में नहीं था। जी नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और देखिए, जो सवाल आ रहा है वो शोएब मलिक की वापसी के हवाले से है। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट की और जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, तो क्या शोएब मलिक का कमबैक होगा? मेरे ख्याल में कमबैक हो जाना चाहिए, इसलिए कि जब मिसबाउल्लाह खुद 45 साल की उम्र में खेलते रहे, 43-44 साल की और उम्र में हफीज भी यूनुस खान 40 खेले। प्लस, हफीज भी अभी खेल रहे हैं, 40 हाँ, प्लस है। अगर प्लेयर फिट है, परफॉर्म कर रहा है, तो खेलना चाहिए। ये देखें, ये बाज लोगों पर जबरदस्ती के उन्होंने सवालिया निशान लगा दिए सिलेक्शन कमेटी ने। या तो आपके पास को ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर पीछे बैठे हुए, फिर तो आप जरूर इन लड़कों को बाहर बिठाएं। लेकिन जब यंगस्टर्स को आप ग्रूम करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब देखें ना, हमारी बॉलिंग कल के मैच के अलावा 6 मैचों में स्ट्रगल करती रही। बॉलिंग में वो जो अरशद इकबाल और मोहम्मद वसीम जूनियर हम लेकर चल रहे हैं अपनी टीम के साथ, उनको कब हम खिलाएंगे? तो शायद मतलब जिम्बाब्वे ये में सिर्फ शायद खिला दे। और अच्छा, ये आपने मुश्किल बॉलिंग लगता का है। जो आपने हवाला दिया है, तो शाहीन शाह अफरीदी, उस बेचारा, ये ठीक है यंगस्टर है 20-21, लेकिन टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, साइड मैच हो, हम उसको बगैर ब्रेक के खिला रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम शाहीन अफरीदी के साथ क्या करना चाह रहे हैं? देखिए फवाद साहब, यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना, हर आदमी चाहता है कि मेरे दौर में टीम जीती रहे। कल शाहीन आफरीदी अगर कोलैप्स कर गए, अनफिट हो गए, तो जो नया आएगा उसको भुगतेगा। तो ये अपनी अना के लिए मीडिया बार बार इसकी भी निशानदेही कर रहा है कि भाई इसको आप इसका वर्कलोड मैनेज करें। बहुत ज्यादा आपने शाहीन शाह अफरीदी को खिला दिया है, लेकिन नहीं, वर्कलोड मैनेज नहीं कर रहे, उसको मुसलसल खिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, वरना ऐसा ना हो कि जब बड़े इवेंट्स आए और बड़ी टूर्नामेंट्स आए, तो हमारे लड़के जो हैं वो फिटनेस मसाइल से दो चार हो जाए। और ख़ासकर शाहीन को बहुत ज़्यादा हम खिला रहे हैं, उसका भी ज़रा देखना चाहिए, रेस्ट और गैप भी करें और वर्कलोड मैनेजमेंट जो होती है वो करें। अच्छा बड़ी साहब, अब आ जाते हैं कि आपने एक हवाला दिया कि हमारे बैट्समैन स्पिन को खेल नहीं पा रहे, लेकिन हमारे स्पिनर हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो स्पिनिंग हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, वहाँ पे स्पिनर चलते हैं। तो हमारा स्पिन बॉलिंग में क्या हो गया? क्यों इतना इन्हितात हो गया? ना शादाब परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि जो उस्मान कादिर हैं उनको भी हिट आउट किया गया, नवाज को भी काफ़ी स्कोर पड़ रहा है। ये क्या सूरत हाल है? देखिए, जहां हमने गलती की, वो लड़का जाहिद महमूद, जिसने अपने T20 डेब्यू में लाहौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 आउट किए, इस टीम में हमने जाहिद महमूद को ड्रॉप कर दिया और उसको हमने डायरेक्ट जिम्बाब्वे की टेस्ट टीम में डाल दिया। और अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे चीज शेयर करूं, जाहिद महमूद को जब शादाब खान अनफिट हो गए, तो जिम्बाब्वे की T20 सीरीज में डाल दिया। जाहिद महमूद ने कहा, जी मैंने तो आज तक कहीं बाहर ट्रेवल नहीं किया, जिम्बाब्वे 2-3 फ्लाइटें चेंज करके जाना है, तो मैं अकेला नहीं जा सकता। तो जाहिद महमूद ने जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। मसला यही है कि जब तक हम बड़े नामों की तरफ भागेंगे, शादाब खान क्यों ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान टीम के लिए? हमने उनको व्हाइट बॉल में वाइस कैप्टन भी बना दिया। मेरे ख्याल में जाहिद महमूद अच्छे बॉलर हैं, उस्मान कादिर को भी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। अब इमाद वसीम बाहर हुए, आप देखें कि मोहम्मद नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज बॉलिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं और बैटिंग में भी कल उन्होंने मैच फिनिश कर दिया। तो और अगर आपको याद हो, थर्ड T20 जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में था, वो भी मोहम्मद नवाज ने जितवाया। तो ये हमारा बेंच स्ट्रेंथ हम अपनी उसी वक्त मजबूत करेंगे जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अभी तक मेरा ख्याल में जो डायरेक्शन है सिलेक्शन कमेटी की, टीम मैनेजमेंट की, हो सकता है कि हम गलत सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो एटलीस्ट डायरेक्शन दुरुस्त नजर नहीं आ रही। जब तक सिंध का तयन नहीं होगा तो हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे। अच्छा, फाइनल वर्ड है बाबर आजम, क्या प्लेयर हमें मिल गया है? वर्ल्ड नंबर 1 हो गया वनडे इंटरनेशनल में, T20 में भी, यानी उनका क्या है, उनका गेम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सेंचुरी उन्होंने स्कोर की 50 बॉलों पे। तो बाबर आजम के बारे में क्या ये हमारी हिस्ट्री का बेहतरीन हमें प्लेयर मिल गया? मेरा ख्याल हिस्ट्री का तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल में ये जो नई सदी शुरू हुई है 2000 की, इसमें पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन नहीं आया। क्योंकि जावेद मियांदाद, हनीफ मोहम्मद, इंजमाम उल हक पास में बड़े नाम रहे, लेकिन पाकिस्तान लकी है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहा है। कप्तानी जब उसको दी गई तो मैं भी उसमें शामिल था, हमने कहा नहीं ये डिजास्टर हो जाएगा, लेकिन आप देखें कि कप्तानी में भी वो फ्रंट से लीड कर रहा है, ग्राउंड में फैसले कर रहा है। आप बाबर आजम से जब बात करेंगे ना, आपको बहुत ही मासूम सा कम गो लगेगा,
लेकिन हमें जो इत्तलात मिलती हैं सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवा कर उठता है। अगर उसको किसी प्लेयर को लेना है तो बाबर आजम कहता है कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है। बस यही दुआ है कि फिटनेस के मसाइल से दो चार ना हो, लेकिन क्या जबरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान के पास। अगर एक और बाबर आजम मिल जाए तो फिर तो हम दुनिया फतह कर लेंगे इंशाल्लाह जी। और भट्टी साहब इसी नोट पे आपसे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। आज के इनसाइट में इतना ही। कल मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।